देखो रिकॉर्डिंग होना शुरू हो गया। हाँ शुरू हो गया। हेलो, आवाज आ रही बेटा सबको? ठीक। तो हम लोगों ने कल पढ़ा था प्रोटीन सिंथेसिस के बारे में और जीन एक्सप्रेशन और जीन रेगुलेशन के बारे में। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? जीन एक्सप्रेशन क्या होता है? डीएनए से कोई प्रोटीन बनना और वो प्रोटीन किसके लिए जिम्मेदार होती है? फिनोटाइप, यानी कोई कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, जैसे अगर एक पर्सन की बात करें तो कोई पर्सन की लंबाई ज़्यादा है, किसी की कम है, तो वो क्या है? फिनोटाइपिक कैरेक्टर है, मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस से नाम है। ठीक, और जीन रेगुलेशन क्या होता है? जीन रेगुलेशन क्या होता है कि सभी जीन्स की अभिव्यक्ति की आवश्यकता हमें एक साथ नहीं होती है, इसीलिए हमें क्या होता है? बॉडी उसको क्या होती है? रेगुलेट करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने प्यूबर्टी की बात की थी, तो प्यूबर्टी की एक एज होती है 13 to 14 ईयर, यानी 13 से 14 साल के बीच प्यूबर्टी आती है, और उसी दौरान कुछ जीन एक्टिवेट होते हैं और उससे पहले क्या होते हैं? वो रेगुलेटेड फॉर्म में रहते हैं, सप्रेस फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, वो अपना अभिव्यक्ति जारी नहीं करते। और दूसरा एग्जाम्पल क्या देखा था? पौधों में। पौधे में पुष्पन की या फ्लावरिंग कब होती है? जब पौधा पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है, तब सर्टेन जीन्स एक्टिवेट होते हैं और अपना एक्सप्रेशन देते हैं। तो ये जीन रेगुलेशन के बारे में था, और साथ साथ एक मॉडल देखा था लैक ओपेरॉन, जो कि किसने दिया था? जैकब एंड मोनट ने दिया था। किसके ऊपर दिया था इन्होंने? ई कोलाई के बारे में, और उसका नाम पता है? लैक ओपेरॉन, मतलब लैक्टोज के आधार पर, यानी लैक्टोज की प्रेजेंट और एब्सेंस के आधार पर दो केसेस देखे थे वहाँ पे। अगर माध्यम में लैक्टोज प्रेजेंट होगी तो क्या होगा बेटा? जो तीनों स्ट्रक्चरल जीन हैं वो अपनी अपनी प्रोटीन बनाएंगे, और अगर माध्यम में लैक्टोज एब्सेंट है तो तीनों जीन कोई भी प्रोटीन नहीं बनाएंगे। तो ये क्या था? लैक ओपेरॉन के बारे में था। तो आज हम लोग का एक छोटा सा टॉपिक है सेल साइकिल, यानी कि कोशिका विभाजन। तो जो साइकिल है, सेल साइकिल। सेल साइकिल ठीक है। सेल साइकिल होती क्या है? एक कोशिका के जीवन में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन क्या कहलाते हैं? कोशिका चक्र कहलाते हैं। क्या होता है बेटा? एक कोशिका के पूरे जीवन काल में होने वाले परिवर्तन क्या कहलाएंगे? कोशिका चक्र कहलाता है। ठीक है, और ये कोशिका चक्र में दो अवस्थाएं आती हैं, एक होती है इंटरफेस और एक होती है एम फेज। क्या क्या होता है? एक होता है इंटरफेस और दूसरा क्या होता है? एम फेज होता है। तो ये क्या है? सेल साइकिल क्या बेटा? कोशिका के जीवन में होने वाले क्रमिक अवस्थाएं या परिवर्तन। तो ये क्या है बेटा? कोशिका की जीवन की क्रमिक अवस्थाएं, ये क्या कहलाती है? सेल साइकिल कहलाती है। ठीक है बेटा, तो कोशिका के जीवन की क्रमिक अवस्थाएं क्या कहलाएंगी? सेल साइकिल होगी। और सेल साइकिल कितने स्टेप में पूरी होती है? तो 2 स्टेप में पूरी होती है। तो सेल साइकिल बेटा कितने स्टेप में पूरी होगी? 2 स्टेप में पूरी होती है। ठीक है, दोनों स्टेप के नाम क्या क्या हैं? तो फर्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट स्टेज का नाम है इंटरफेस, और इसी को विरामावस्था भी कहते हैं, रेस्टिंग पीरियड या विरामावस्था भी कहते हैं। विरामावस्था, ठीक है। और जो सेकेंड स्टेज है इसको एम फेज बोलते हैं, अर्थात विभाजन की अवस्था, यानी कि एम फेज या इसको डिवीजन फेज कह सकते हैं।
क्या होती है? विभाजन की अवस्था। विभाजन की अवस्था, ठीक है। तो दो स्टेजेस क्या है सेल साइकिल की? पहली स्टेज क्या है बेटा? इंटरफेज है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? विरामावस्था बोलते हैं। सेकंड फेज क्या है? एम फेज है, जिसको डिवीजन फेज बोलते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं? विभाजन की अवस्था कहते हैं इसको हिंदी में। पहले नंबर इंटरफेस, फर्स्ट फेज लिखोगे इंटरफेस। इंटरफेस देखो, अगर हम इंटरफेस की बात करें तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं। देखो, इंटरफेस क्या होती है? ये सेल साइकिल की सबसे लंबी अवस्था है। पहली बार क्या है बेटा? सेल साइकिल की सबसे लंबी अवस्था है, तो लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या लिखो बेटा? ये सेल साइकिल की सबसे लंबी अवस्था है। इसमें इंटरफेस में पहला पॉइंट लिखो, ये सेल साइकिल की सबसे लंबी अवस्था है, लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। मतलब क्या होगा? सेल साइकिल की सबसे लंबी अवस्था है। दूसरा पॉइंट लिखो, दूसरा पॉइंट लिखो, इस अवस्था में कोशिका, इस अवस्था में कोशिका अत्यधिक क्रियाशील होती है। इस अवस्था में कोशिका अत्यधिक क्रियाशील होती है। इस अवस्था में कोशिका अत्यधिक क्रियाशील होती है। अगला पॉइंट, इंटरफेस को निम्न चरणों में विभाजित किया गया। इंटरफेस को निम्न चरणों में विभाजित किया गया। तो इंटरफेस की क्या है बेटा? इसकी क्या है? 3 सब फेजेज हैं। 3 सब फेजेज हैं, वो अवस्थाएं। तो निम्न चरण में क्या है बेटा? 3 सब फेजेज हैं। जहां पे लिखा इंटरफेस को निम्न चरणों में विभाजित किया गया, तो उसके आगे ब्रैकेट में लिखो 3 सब फेजेस। ब्रैकेट में लिखो 3 सब फेजेस। कितनी अवस्थाएं हैं उसकी? 3 उप अवस्थाएं हैं। 3 उप अवस्थाएं हैं सेल इंटरफेस की। ठीक है, कौन कौन सी है? इसके नाम लिखो बेटा। इसके नाम G1, ब्रैकेट में तो ग्रोथ पीरियड 1 या ग्रोथ फेज 1, ग्रोथ फेज 1। S फेज, इसका पूरा नाम लिखो सिंथेटिक फेज। सिंथेटिक फेज। और G2, इसको कहते हैं ग्रोथ फेज 2। ग्रोथ फेज 2। ठीक है बेटा? तो इंटरफेस कितने चरणों में पूरी हो रही है? 3, और तीनों के नाम क्या है? G1, S, G2। ये क्रम से आएंगे, पहले G1 ही आएगा, फिर S आएगा, फिर G2 आएगा। ठीक है,
ये सिंथेटिक फेज है। और इसके बाद क्या आएगा G2 के बाद? G2 के बाद कौन सा आएगा? जो सेकंड स्टेज शुरू हो रही है ना, M फेज आएगी। G2 के बाद क्या आएगा बेटा? सेकंड स्टेज आती है ना हमारी, ये M फेज आएगी। तो G2 के बाद क्या लिख दोगे? ये वाली फेज, M फेज, सेकंड वाला। ठीक है, एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, फिर देखो इसको कैसे आता है। इतना हो गया बेटा? इतना लिख लो पहले। हो गया सबका? देखो अब एक डायग्राम बना रहे हैं लोग और उसमें लिखते हैं कि कैसे ये क्रम से लगे हुए हैं। ठीक है बेटा, एक डायग्राम देखो। ये इसका सेंटर बना लिया आपने, ठीक है। और इस तरीके से ये वाली फेज क्या है? M फेज। ये क्या है बेटा? ये G1 है, ये S फेज है और ये G2 है। ठीक है, G1 S G2 M। तो क्रम से आएंगी, ठीक है, क्रम याद रखना है। G1 के बाद क्या आएगा? S आएगा, S के बाद क्या आएगा? G2 आएगा और G2 के बाद M। या यूं कहो कि N के बाद क्या आएगा? N के बाद क्या आएगा? G1 आएगा, G1 के बाद क्या आएगा? S आएगा, S के बाद G2 आएगा। क्रम याद रहेगा, G1 S G2 M। इस तरीके से याद करो, या M को पहले लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? M के बाद कौन सी फेज आ रही है? G1 फिर S फिर G2। ये क्लियर होगा ना, कौन सी अवस्था किसके बाद आ रही है? ठीक है, थोड़ा सा ये देखते हैं, एक जैसे अमाउंट ऑफ डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितना होता है इस साइकिल के दौरान। तो अमाउंट ऑफ डीएनए यानी कि डीएनए की मात्रा, यहाँ ध्यान में रखना है, डीएनए की मात्रा को किससे दिखा रहे हैं? C से दिखा रहे हैं। इसको किससे दिखाएंगे? C से। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम को किससे दिखा देंगे? N से। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसको किससे दिखा देंगे? स्मॉल n से। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को किससे दिखा देंगे? स्मॉल n से दिखा देंगे। और अमाउंट ऑफ डीएनए मतलब कि जो डीएनए की मात्रा है उसको किससे दिखा दिया? C से दिखा दिया। और जो क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का नंबर है उसको किससे दिखा रहा है? N से दिखा रहा है। ठीक है, अगर हमने बात किया, अगर एक ये सेल कैसे है? हैप्लॉइड मतलब सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड का मतलब क्या हो गया? सिंगल सेट, N मतलब सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम मींस हैप्लॉइड सेल, डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम मींस डिप्लॉइड सेल। ठीक है, तो अगर ये सेल हैप्लॉइड है मतलब क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? N। ठीक है, तो ये रहेगा, मतलब ये कितना है? ये हैप्लॉइड सेल के लिए बेटा, ये हैप्लॉइड सेल के लिए ऐसा लिख दो यहाँ, ये हैप्लॉइड सेल के लिए। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए बराबर क्या है? C है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम N है, तो ये किसके लिए? हैप्लॉइड सेल के लिए। ठीक, उतना समझ में आया?
और वहीं अगर मैं इसको 2C और 2N लिख दूं तो क्या हो जाएगा बेटा, ये डिप्लॉयड सेल के लिए हो जाएगा। तो ये किसके लिए हो जाएगा, डिप्लॉयड सेल के लिए हो जाएगा। ये किसके लिए हो जाएगा, डिप्लॉयड सेल के लिए। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ डीएनए वो कितना रहेगा, अगर आप यहाँ पे बात करें तो अमाउंट ऑफ डीएनए कितना होगा 2C और क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा 2N। ठीक है, सेल डिप्लॉयड है, ये सेल कैसी है, डिप्लॉयड। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो कितना इस पॉइंट तक, यहाँ से चले तो यहाँ से चल रहे हैं और यहाँ तक आ गए। ठीक है ना, इसको अलग कर रहे हैं, यहाँ से इस पॉइंट से चले और यहाँ तक आ गए तो जो डीएनए के अमाउंट है वो कितना है 2C है। ठीक है, लेकिन जैसे ही हमारी सिंथेटिक फेज शुरू हो जाएगी, एस फेज, सिंथेटिक का मतलब निर्माण होगा, यहाँ पे क्या होगा, डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का रेप्लिकेशन होगा तो जो डीएनए का अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे बेटा क्या होगा, यहाँ से ये वाला, यहाँ पे क्या होगा 2C की जगह क्या हो जाएगा, ये इतना लिखे, ये वाला लिखा होगा, ये वाला हो गया, तो इसको इरेज करना। देखो बेटा, यहाँ पे 2C की जगह क्या हो जाएगा 4C और क्रोमोसोम कैसा रहेगा, डिप्लॉयड। सेल कैसी यानी डिप्लॉयड। तो डीएनए का अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया, क्योंकि ये सिंथेटिक फेज है और यही क्या हो रहा है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है। तो समझ आ गई, डीएनए का रेप्लिकेशन होना मतलब डीएनए का दूसरी कॉपी होना। बरेली जाने के लिए कहाँ से मिलती है, रोड में या वो सब गाड़ी उड़ी कहीं वो जो वो चलता है, क्या नाम है, तेज वो चलता नहीं, क्या नाम, इको को बोलते हैं उसे, ई रिक्शा चलता है, इको भी चलती बरेली जाना। नौ फाटक अच्छा एक चलो यहाँ ध्यान दो, बात समझ आ गई। 2N तो निश्चित है, 2N ही है, लेकिन जो डीएनए का अमाउंट है वो कितना हो गया, यहाँ पे S में कितना हो गया, 4C हो गया। अब यहाँ पे कितना होगा डीएनए का अमाउंट, बताओ जरा, यहाँ पे डीएनए का अमाउंट कितना होगा बेटा, ये ऐसे ही रहेगा, 2N ऐसा ही रहेगा। हाँ 2N रहेगा। यहाँ पे डीएनए का अमाउंट कितना रहेगा, 4C रहेगा और ये 2N ही रहेगा क्रोमोसोम का नंबर, यानी डिप्लॉयड सेल की बात करें। ठीक है, जैसे ही M फेज शुरू होगी, M फेज में खास तौर से अगर बात करें अर्धसूत्री विभाजन की, तो वहां क्या होगा, वहां क्या होगा बेटा, डीएनए की मात्रा 50-50% हो जाएगी, आधी हो जाएगी। ठीक है, कैसे होगी, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, जैसे ही M फेज शुरू होगी तो यहाँ पे डीएनए का अमाउंट कितना हो जाएगा, दोबारा ये कितना हो जाएगा, 2C हो जाएगा। यहाँ 2C और ये N रह जाएगा दोबारा, क्योंकि नंबर हाफ हो जाता है इसका। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा, 2N की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे ये केवल N हो जाएगा। ठीक है, और डिवीजन कैसा है, यहाँ पे लिख दो, अगर मियोसिस है तो, यानी अर्धसूत्री विभाजन है तो बात समझ आ गई। तो इसमें जो चेंजेबल अमाउंट है, मतलब कोई जो अमाउंट है डीएनए का, वो किस फेज में चेंजेबल है और किस में स्टैटिक है, यानी कि किस में बदल रहा है और किस में नियत रह रहा है। देखो जीवन में नियत रह रहा है 2C है, यहाँ 4C है, अमाउंट क्या फिक्स है, बदल किस में रहा है, यहाँ 2C से 4C हो रहा है, यानी सिंथेटिक फेज में जो डीएनए का अमाउंट है वो क्या हो रहा है, 2C से 4C हो रहा है, और M फेज में डीएनए का अमाउंट यहाँ पे 4C से 2C अगेन दोबारा होगा। तो चेंजेबल किस में है,
एस फेज में और एम फेज में, स्थिर किसमें है, G1 फेज में और G2 फेज में। बस इतनी सी समझाने के बाद इसलिए डायग्राम बनाया, ठीक है। इंटरफेस समझ में आया। अब इसकी एक एक स्टेप देखेंगे। तो पहला स्टेप क्या लिखोगे, G1 फेज, G1 फेज, G1 फेज। देखो बेटा दो बातें हैं, दो तीन बातें हैं, सुनो बेटा। G1 फेज किसके बाद स्टार्ट हो रही है, ठीक M फेज के बाद स्टार्ट होने वाली फेज कौन है, G1। तो पहला पॉइंट क्या होगा, G1 फेज M फेज के बाद शुरू हो गई। पहला पॉइंट देखो बेटा, G1 फेज M फेज के बाद शुरू होती है, G1 फेज M फेज के बाद शुरू होती है। पॉइंट, इस अवस्था में आरएनए का निर्माण होता है, कॉमा प्रोटीन्स का निर्माण होता है। इस अवस्था में आरएनए का निर्माण होता है, कॉमा प्रोटीन्स का निर्माण होता है, कॉमा मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली, मेम्ब्रेन का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है, इस अवस्था में कोशिकांगों का निर्माण होता है। मतलब कि क्या होगा, निर्माण का मतलब जितने भी सेल ऑर्गेनेल होंगे वो क्या होंगे, डबल हो जाएंगे, ठीक है। निर्माण मतलब डबल होगा। तो इस अवस्था में कोशिकांगों का निर्माण होता है। ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर। ब्रैकेट में लिखो बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को छोड़कर, ठीक है। अगली फेज है हमारी एस फेज। एस फेज पे हो, एस फेज पे हो बेटा, सिंथेटिक फेज। एस फेज का पूरा नाम क्या हो जाएगा, सिंथेटिक फेज। नाम से ही क्लियर हो रहा है कि सिंथेटिक मतलब निर्माण होना, सिंथेसाइजिंग की प्रक्रिया होना। तो इसमें क्या बनेगा, डीएनए बनेगा। तो यहाँ पे लिखो, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, मतलब कि डीएनए का निर्माण होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ब्रैकेट में लिख लो, डीएनए का निर्माण होता है। डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, ब्रैकेट में लिखो, डीएनए का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, क्या इसमें प्रोटीन बनेगी, बिल्कुल बनेगी। इसमें हिस्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स का निर्माण होता है, इसमें हिस्टोन प्रोटीन्स का निर्माण होता है। अगला पॉइंट को बेटा, इसमें सेंट्रियोल, इसमें सेंट्रियोल, सेंट्रियोल क्या है, कोशिकांग है, जो कि किसमें पाया जाएगा, एनिमल सेल। इसमें सेंट्रियोल का निर्माण होता है और ब्रैकेट में लिखा है डुप्लीकेशन। इसमें सेंट्रियोल का निर्माण होता है और ब्रैकेट में लिखा है डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन इस तरीके से। इसमें सेंट्रियोल का निर्माण होता है, ब्रैकेट में लिखा है डुप्लीकेशन। निर्माण का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे जो भी सेल ऑर्गेनेल है वो डबल हो जाएंगे, क्योंकि हमें अगली कोशिका के लिए भी चाहिए, मतलब वो डबल हो जाएगी, ठीक है। तो इसी डुप्लीकेशन का मतलब डबल हो जाएगा। तो सेंट्रियोल क्या होगा, वही डबल हो जाएगा संख्या में, ठीक है। तो ये तो एस फेज के बारे में था। अगली अवस्था क्या है, G2 फेज। अगली अवस्था बेटा G2 फेज। इसमें लिखो बेटा, इस अवस्था में
केंद्रक का आकार बढ़ जाता है। इस अवस्था में केंद्रक का आकार बढ़ जाता है। सवाल ये बेटा केंद्रक का आकार क्यों बढ़ेगा? सवाल ये है केंद्रक का आकार क्यों बढ़ रहा है? पहला पॉइंट देखो, इस अवस्था में केंद्रक का आकार बढ़ जाता है। अब जरा रुको, सवाल ये है कि केंद्रक का आकार क्यों बढ़ रहा है? ठीक है ना? देखो याद है G2 के बाद क्या शुरू हो रहा है? M फेज। G2 के बाद क्या शुरू हो रहा है? M फेज। M फेज मतलब क्या होगा? इसमें न्यूक्लियस का विभाजन होगा, इसीलिए न्यूक्लियस का आकार बड़ा होगा। क्या हो रहा है? M फेज में क्या होता है? न्यूक्लियस का आकार बड़ा, न्यूक्लियस का विभाजन होगा M फेज में, इसीलिए क्या हो रहा है? न्यूक्लियस का आकार बड़ा होगा। ठीक है, ये इसकी रीजन क्या लिखा बेटा? न्यूक्लियस का आकार बड़ा होगा। नंबर 2, नंबर 2, कोशिका में उपापचयी क्रियाओं की दर बढ़ जाती है। कोशिका में उपापचयी क्रियाओं की दर बढ़ जाती है। कोशिका में उपापचयी क्रियाओं की दर बढ़ जाती है। अगला पॉइंट लिखो, आरएनए का निर्माण होता है। आरएनए का निर्माण होता है, और जब आरएनए का निर्माण होगा तो क्या बनेगा? प्रोटीन बनेगी। अगला पॉइंट लिखो, आरएनए का निर्माण होता है। अगला पॉइंट, इसमें कुछ प्रोटीन्स का निर्माण भी होता है, जैसे इसमें कुछ प्रोटीन्स का निर्माण होता है जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन। बेटा ट्यूबुलिन क्या है? एक प्रोटीन है, ये लिखा है ट्यूबुलिन प्रोटीन, और इसके डैश देके लिखना, स्पिंडल फॉर्मेशन के लिए आवश्यक, स्पिंडल फाइबर के निर्माण में आवश्यक। ट्यूबुलिन प्रोटीन ब्रैकेट में लिखो, स्पिंडल फाइबर के निर्माण के लिए आवश्यक। स्पिंडल फाइबर के निर्माण के लिए आवश्यक। ठीक है, बेटा यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये था हमारा इंटरफेस। इंटरफेस की विशेषता समझ में आई? ठीक है ना? कोशिका की सबसे लंबी अवस्था क्या है? इंटरफेज है। ठीक है, इंटरफेज में कितनी सब फेजेज हो रही है? 3 फेजेज हो रही है, 3 सब फेजेज, G1 S G2। ठीक है, G1 में क्या हो रहा है? आरएनए बन रही है, प्रोटीन बन रही है, और मेम्ब्रेन बन रही है, ऑर्गेनेल का डुप्लीकेशन हो रहा है। सिंथेटिक फेज में क्या हो रहा है? डीएनए बनना है, और क्या बनना है? हिस्टोन प्रोटीन बन रही है, और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो रहा है। G2 फेज में क्या हो रहा है? न्यूक्लियस का आकार बढ़ा हुआ है, कोशिका में उपापचयी क्रियाओं की दर बढ़ती है, आरएनए बनता है, कुछ प्रोटीन्स बनती हैं जैसे ट्यूबुलिन प्रोटीन, जो कि किसके लिए आवश्यक है? स्पिंडल फाइबर के निर्माण के लिए आवश्यक है। तो ये इनकी विशेषताएं हैं बेटा G1 S G2 की। फिर आगे लेंगे M फेज, जो अगली है हमारी अवस्था सेल साइकिल की, वो है M फेज। अगली अवस्था क्या है? M फेज। हेडिंग डाउन M फेज। और वास्तव में यही जो M फेज है, यही कहलाती है कोशिका विभाजन। यही क्या कहलाती है? कोशिका विभाजन। ठीक है, तो हमारा जो सेकंड फेज थी वो है M फेज। और यही कहलाती है कोशिका विभाजन वास्तव में। ठीक है,
इसमें क्या होता है, इसकी भी दो अवस्थाएं हैं, टू सब फेजेस, या दो चरण में पूरी होती है। दो चरण में पूरा होता है, दो चरण में पूरी होती है एम फेज। कौन सा है पहला चरण? पहला है कैरियोकाइनेसिस, ब्रैकेट में लिखोगे, पहले दूसरी नाम लिख लो साइटोकाइनेसिस। देखो बेटा, जहां कैरियोकाइनेसिस लिखा है उसमें ब्रैकेट में लिखो केंद्रक का विभाजन। कैरियोन मींस केंद्रक और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, ठीक है। तो केंद्रक का विभाजन क्या कहलाएगा? कैरियोकाइनेसिस। तो यहां लिखो केंद्रक का विभाजन। और यहां क्या है? साइटो मींस साइटोप्लाज्म, काइनेसिस में डिवीजन, तो यानी कि कोशिका द्रव्य का विभाजन। तो यहां लिख लो कोशिका द्रव्य का विभाजन। ठीक है, दो चरण में पूरी होती है। पहला क्या है? कैरियोकाइनेसिस, और कैरियोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, यानी कि कैरियोकाइनेसिस के बाद क्या आएगा? साइटोकाइनेसिस आता है। ठीक है, दो फेजेस के नाम याद रखें। और एम फेज कितने प्रकार की होती है जब इसको देखेंगे तो एम फेज के प्रकार, इसी में अगला छोटा सा एडिंग डाल सकते हैं। एम फेज के प्रकार, एम फेज के प्रकार, या सीधे सीधे इसको लिख सकते हो कोशिका विभाजन के प्रकार। सीधे सीधे लिख दो यहाँ पे कोशिका विभाजन के प्रकार, कोशिका विभाजन के प्रकार। कोशिका विभाजन के प्रकार, ठीक है बेटा। तो कोशिका विभाजन के प्रकार की बात करें, ये कितने प्रकार से हो रहा है? 3 प्रकार से होता है। इसके कितने टाइप है? 3 टाइप्स है। 3 टाइप्स हैं, और ऐसे बनाओ, पहले सबके नाम लिखो फिर देखते हैं। पहला है एमाइटोसिस, एमाइटोसिस। अगला है माइटोसिस, और अगला है मियोसिस। पहला है एमाइटोसिस, अगला है माइटोसिस, और फिर अगला है क्या? मियोसिस। बेटा माइटोसिस को कहते हैं समसूत्री विभाजन। इसके ब्रेक में माइटोसिस को क्या बोलते हैं हिंदी में? समसूत्री विभाजन। यहाँ लिखो समसूत्री विभाजन। और मियोसिस को बोलते हैं अर्धसूत्री विभाजन। मियोसिस को क्या बोलते हैं बेटा? अर्धसूत्री विभाजन। तो जो हमारे काम की है या जो मेन होती हैं वो क्या है? जो मेन है बेटा वो ये है माइटोसिस और मियोसिस। जो मेन प्रकार के डिवीजन होते हैं वो क्या है? माइटोसिस और मियोसिस। अब इसमें भी पहला नंबर ही करके लिखना, नंबर ही करके डालना ए माइटोसिस। इनमें पहला नंबर क्या आएगा? ए माइटोसिस। ए माइटोसिस। इसके आगे लिख लो, पहले
पहले इतना लिखो फिर लिखो। हो गया बेटा सबका इतना? पहले निकालो ए माइटोसिस। जहां ए माइटोसिस लिखोगे उसको लिखो ब्रैकेट में डायरेक्ट डिवीजन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बेटा? पॉइंट बना के लिखो, इसे डायरेक्ट डिवीजन भी कहते हैं। इसे डायरेक्ट डिवीजन भी कहते हैं। पहला पॉइंट लिखो बेटा, इसे डायरेक्ट डिवीजन भी कहते हैं। अगला पॉइंट, यह सरलतम प्रकार का कोशिका विभाजन है। यह सरलतम प्रकार का कोशिका विभाजन है, या इसको इस तरीके से लिख सकते हो, यह कोशिका विभाजन का सरलतम प्रकार है। ठीक है, तो हमने जो लिखा है वो क्या है? यह सरलतम प्रकार का कोशिका विभाजन, यह सरलतम प्रकार का कोशिका विभाजन है। ठीक है, अगला पॉइंट, यह कुछ प्रोटोजोआ, यह कुछ प्रोटोजोआ कॉमा बैक्टीरिया, यह कुछ प्रोटोजोआ कॉमा बैक्टीरिया तथा ईस्ट में देखने को मिलता है। यह कुछ प्रोटोजोआ कॉमा बैक्टीरिया किसमें मिलेगा बेटा? ये जो ए माइटोसिस हमारा कहाँ मिलेगा? ये कुछ प्रोटोजोआ में मिलेगा। प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया तथा ईस्ट। ईस्ट का एक प्रकार का कवक है। ठीक, तो यह कुछ प्रोटोजोआ कॉमा बैक्टीरिया तथा ईस्ट में देखने को मिलता है। इसी में छोटी सी एडिंग लिखना, ए माइटोसिस की विशेषता, ए माइटोसिस की विशेषता, ए माइटोसिस की विशेषता। इसमें लिखो, यह डायरेक्ट डिवीजन होता है, अर्थात यह एक डायरेक्ट डिवीजन होता है, अर्थात इसमें स्पिंडल फाइबर का निर्माण नहीं होता है। अर्थात इसमें स्पिंडल फाइबर, इस तरीके से बेटा ये स्पिंडल फाइबर लिखेंगे। स्पिंडल फाइबर का निर्माण नहीं होता है तथा हाँ नहीं होता तथा क्रोमोसोम्स स्पष्ट रूप में नहीं दिखाई देते। क्रोमोसोम्स स्पष्ट रूप में नहीं दिखाई देते। क्रोमोसोम्स स्पष्ट रूप में नहीं दिखाई देते। क्रोमोसोम्स स्पष्ट रूप में नहीं दिखाई। ठीक है, देखो एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं इसको समझने के लिए। यहाँ पे अगर ये कोई कोशिका है, इस तरीके से अगर ये कोई कोशिका है, अगर ये ए माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करेगी तो क्या विशेषता होगी बेटा? इसमें स्पिंडल का फॉर्मेशन नहीं होगा और क्रोमोसोम का स्पष्ट यानी क्रोमोसोम स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देंगे। तो कैसे बनेंगे? ये फिशन के द्वारा यानी दरार के द्वारा ये विभाजित करेगी। कैसे होगी? जैसे ये दरार के द्वारा आपस में ये इस तरीके से यहाँ से इस तरीके से फिशन हो रहा है, ये ना इस तरीके से डिवाइड करती है। ठीक है ना, ये इस तरीके से यहाँ से डिवाइड करते हैं। आगे ये संकुचन बढ़ता जाएगा, ये संकुचन बढ़ता जाएगा और दो सेल बन जाएंगे इस तरीके से। तो ये कहलाता है बेटा डायरेक्ट डिवीजन, यानी कि ए माइटोसिस। ये क्या है? डायरेक्ट डिवीजन। तो ये प्रोसेस क्या कहला रही है? ए माइटोसिस। ठीक है, और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? संकुचन।
या फिशन, इंग्लिश में लिखेंगे फिशन। इसको बना लो और अगला हेडिंग डालना माइटोसिस। अच्छा एक चीज और लिख लेना, इसी के बारे में नोट करके लिखो, इसी में नोट करके। अभी तो हमें क्या पता है, प्रोटोजोआ में होता है, बैक्टीरिया में होता है और ईस्ट में होता है, लेकिन जो है कुछ एनिमल सेल में भी हो जाता है, जैसे बोन मैरो की सेल्स होगी ना, तो उसमें लिखो, नोट करके लिखो इसमें एक मिनट, ये माइटोसिस में नोट करके लिखो। ये कुछ बोन सेल्स में भी, ये कुछ बोन सेल्स में भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ कुछ WBC में भी देखने को मिलता है। ये कुछ बोन सेल्स यानी हड्डी की कोशिका, ये कुछ बोन सेल्स में भी देखने को मिलता है और साथ ही साथ WBC में भी होता है। WBC यानी कि व्हाइट ब्लड कार्पस्कल्स, ठीक है, यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, साथ ही साथ कुछ WBC में भी देखने को मिलता है या होता है। तो किसमें मिलेगा? अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो बोन सेल्स में मिलेगा और WBC में देखने को मिलेगा। क्या है? माइटोसिस की प्रक्रिया। ओके, अगला देखो माइटोसिस। अगला हेडिंग क्या रहेगा हमारा? माइटोसिस। इसमें माइटोसिस की खोज सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने की थी। ये माइटोसिस की खोज सर्वप्रथम फ्लेमिंग ने की थी और फ्लेमिंग ने ही माइटोसिस शब्द दिया और फ्लेमिंग ने ही माइटोसिस शब्द दिया। देखो बढ़िया है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करो इसको। अगर हम माइटोसिस की बात करें, ये माइटोसिस, इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिवीजन। इसका एक नाम क्या है? इसका एक नाम और है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट डिवीजन। माइटोसिस बोलो या ब्रैकेट लिख दो इनडायरेक्ट डिवीजन, एक ही बात। ठीक है, और इसकी एक विशेषता ये है कि ये अगुणित तथा द्विगुणित दोनों सेल्स में होता है, मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड, ये दोनों सेल्स में होगा। तो किसमें होगा ये हैप्लॉइड तथा डिप्लॉइड ये हैप्लॉइड तथा डिप्लॉइड दोनों प्रकार की सेल्स में होता है। ये हैप्लॉइड तथा डिप्लॉइड दोनों प्रकार की सेल्स में होता है। ठीक, ये हैप्लॉइड तथा डिप्लॉइड दोनों प्रकार की सेल्स में होता है। इस विभाजन में एकमात्र कोशिका से, इस विभाजन में एकमात्र कोशिका से, मात्र मतलब मदर सेल, इस विभाजन में एकमात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है।
पुत्री, डॉटर सेल्स, पुत्री, 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है, जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या मात्र कोशिका के समान होती है। मात्र मतलब बेटा जो माता होती है ना, वो मतलब मदर सेल, इस तरीके से लिखना मात्र है। मात्र यहाँ पे ये वाला गलत है, ऐसे नहीं लिखोगे। मात्र कैसे लिखोगे? यहाँ पे माता और ये नीचे दा, ये वाला सही है। मात्र इसको इस तरीके से लिखोगे, ठीक है। जिनमें गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिका के समान होगी, ठीक है। तो इसकी विशेषता क्या है? क्रोमोसोम्स का नंबर कैसा होगा? माता कोशिका या जो मदर सेल हमारी उसके समान होगा, मात्र कोशिका के समान होगा। इसका एक डायग्राम देखें, फिर इसको समझें क्या होगा। देखो बेटा, अगर ये एक हमने बना दी कोई कोशिका है, ठीक है, ये इसका केंद्रक है और ये इसका क्या है? साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब अगर इसमें डिवीजन होगा तो यहां से कितनी बनेगी? 2 डॉटर सेल बनेगी, ठीक है। 2 डॉटर सेल बनेगी, एक ये बन गई, ये न्यूक्लियस और ये इसका साइटोप्लाज्म, ये न्यूक्लियस और ये इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है। अगर यहाँ पे गुणसूत्र की संख्या n है, अगर ये कैसी बेटा हैप्लॉइड सेल है, ये कैसी सेल है? हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड सेल मतलब n सेट ऑफ क्रोमोसोम है। हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या है? n। हैप्लॉइड सेल का मतलब क्या हो गया? n। तो ये क्या है? एक मदर सेल है। ये हमारी क्या है? मात्र कोशिका यानी मदर सेल हो गई। मात्र कोशिका से कितनी पुत्री कोशिका बन रही है? 2। तो ये क्या है हमारी दोनों? ये है डॉटर सेल, यानी कि ये होगी पुत्री कोशिका। संख्या कितनी होगी? 2। और कैसी होंगी? ये भी n होंगी। इनमें गुणसूत्र का नंबर क्या होगा? इनमें भी n होगा, ठीक है। और कौन सा डिवीजन हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है माइटोसिस, यानी समसूत्री विभाजन। नाम से क्लियर, समसूत्री। सूत्री का मतलब क्या होगा? यहाँ पे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होते हैं? क्रोमोसोम क्या होता है? न्यूक्लियस में पाए जाने वाले कलर्ड बॉडीज को क्या कहते हैं? क्रोमोसोम, जो कि धागेनुमा संरचना होती है। धागा का मतलब क्या होता है? सूत्र। सूत्र को क्या बोलते हैं? धागा। तो ओसिस का मतलब है विभाजन, ठीक है। और माइटोसिस का मतलब क्या हो गया? जो फिलामेंटस जो धागे हैं उनका विभाजन, यानी कि फिलामेंटस कौन है? गुणसूत्र। गुणसूत्र का विभाजन, ठीक है। और कैसा? समान विभाजन। जो जितनी नंबर इसमें होगा मातृ कोशिका में, वही क्या होगा? पुत्री कोशिका में होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर समान रहता है। अच्छा, n को जरा यहाँ पे समझने की कोशिश करो कि n क्या हो रहा है। n का मतलब है कि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। n का मतलब है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम मानव की बात करें, मानव में कितना होता है? अगर सेल हैप्लॉइड है, अगर बॉडी सेल ना, 2 प्रकार के सेल मानव में। मानव में बेटा 2 प्रकार की सेल है, एक है जर्मिनल सेल और दूसरा है सोमेटिक सेल। मानव में कितने प्रकार की सेल है? 2 प्रकार की। जर्मिनल सेल, जिनसे कि क्या होगा? स्पर्म्स का निर्माण होता है, ओवम का निर्माण होता है, वो क्या है? जर्मिनल सेल, ठीक है। और सोमेटिक सेल क्या है? हमारी बॉडी सेल्स। ये जो बॉडी है ना हमारी खाल वाली सेल, ये सोमेटिक सेल्स कहलाएगी। त्वचा की सेल क्या है? सोमेटिक सेल, ठीक है। हमारे ऑर्गन की सेल क्या है? सोमेटिक सेल है। बालों की सेल क्या है? सोमेटिक सेल है, ठीक है। जितनी भी सेल हमारी बॉडी में है, सिवाय सेक्सुअल ऑर्गन को छोड़ के, जो कि गोनेट्स है हमारे, गोनेडियल सेल्स को छोड़ के, वो क्या कहलाएंगे? हमारी बॉडी सेल्स कहलाएंगे, ठीक है। तो 2 प्रकार की सेल है, सोमेटिक सेल और जर्म सेल। सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम का नंबर कितना होगा? n होगा, ठीक है। सॉरी, सोमेटिक सेल में क्रोमोसोम का नंबर क्या होगा? डिप्लॉइड होगा, ठीक है। अगर हम सोमेटिक सेल की बात करें, सोमेटिक सेल
ये कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी, 2n, ठीक है। और जनरल सेल यानी कि जो स्पर्म बनेगा या ओवा बनेगा, उसमें जो ये जो इसकी जो डिप्लॉयड होगी वो कितना होगा, n होगी। अगर यहाँ पे क्रोमोसोम कितना है, 46 है, फिर इस तरीके से उसको समझने की कोशिश करो, 2 हो गया ना, और n क्या है, 23 जोड़ी तो होते हैं ना, तो तभी तो उसको डिप्लॉयड लिखते हैं। n बराबर क्या है, 23 लेंगे यहाँ पे, क्योंकि 23 जोड़ी होता है, तो 2 को 23 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 46, और केवल n की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा। अगर हम इसको केवल n ले बेटा, देखो 2n बराबर कितना हो गया, 46 हो गया। दोबारा देखो यहाँ पे सोमेटिक सेल में गुणसूत्र कितना है, 2n बराबर 46। अगर हम केवल n निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, n बराबर 46 बटा 2 कितना होगा, 23, तो n बराबर कितना होगा, 23 आ जाएगा। n का मतलब जस्ट हाफ, ठीक है ना, तो n का मतलब क्या हो गया, आधा, यानी बेसिक सेट ऑफ क्रोमोसोम कितना हो जाएगा हमारा, वो n हो जाएगा, ठीक है। अब n के गुणज में नंबर बढ़ते जाएंगे, n 2n हो गया, 3n हो गया, 4n हो गया, ठीक है। इस तरीके से नंबर बढ़ती जाती है, मतलब प्लॉइडी क्या होता है, बढ़ती जाती है, ठीक है। तो सोमेटिक सेल में कितना नंबर होगा क्रोमोसोम का, 2n बराबर 46, और वहीं जर्म सेल में कितना होगा, अगर यहाँ पे हम जर्म सेल लिखते हैं, जर्म सेल और ह्यूमन में जर्म सेल क्या क्या है बेटा, स्पर्म है, स्पर्म यानी शुक्राणु, और मादा में क्या है, ओवम यानी अंडाणु या अंडा। तो इसमें क्या है, n बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 23, 2n का ठीक आधा, गुणसूत्र क्या हो गया, आधा हो गया है, गुणसूत्र की नंबर कितनी होगी, आधी हो गई। क्यों, क्योंकि आधी कहाँ से आती है, आधी माता से आती है और आधी क्या आती है, पिता से आती है, इसीलिए आधी आधी हाफ हाफ हो जाती है। तो ये कहलाता है अर्धसूत्री विभाजन के कॉन्सेप्ट, ठीक है बेटा। तो n का कॉन्सेप्ट समझ में आया थोड़ा सा, ठीक है। n क्या हो रहा है, तो हमने यहाँ पे कैसी सेल ली, हैप्लॉइड सेल ली है। n बराबर बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम या हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। तो बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है, यहाँ पे n है, n बढ़ाते जाएंगे, 2n हो जाएगा, 3n हो जाएगा, 4n हो जाएगा। एक गेहूं की वैरायटी आती है, इसमें होती है हेक्साप्लॉइड व्हीट, उसमें 6n लिखते हैं उसकी प्लॉइडी, हेक्साप्लॉइड व्हीट आता है, तो उसमें गेहूं की प्लॉइडी क्या लिखते हैं, उसको 6n लिखते हैं, ठीक है। ऐसे 4n होता है, 2n, ऐसे क्रम में बढ़ता है, ठीक है। तो n क्या है, बेसिक नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। बस में जो कि सोमेटिक सेल में कितना होता है, 2n होता है, जर्म सेल में कितना होगा, n होगा, ठीक है। इतना थोड़ा सा नोट कर दो, ये तो एक्स्ट्रा में, ये केवल मैंने समझाने के लिए बनाया, जो मेन टॉपिक था हमारा वो ये था, ठीक है। हम माइटोसिस की बात कर रहे थे, और माइटोसिस में एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिका बनेगी, जिनमें की गुणसूत्र की संख्या किसके समान रहेगी, मात्र कोशिका के समान रहेगी। अगर यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी क्या होगा, n होगा, बस ये हमें समझना है, ठीक है। हो गया था। अगला इसी में माइटोसिस के तहत ही अगला लिखो, छोटी सी हेडिंग लगा लो, माइटोसिस की अवस्थाएं, माइटोसिस की अवस्थाएं। बेटा देखो, हमेशा याद रखना, कोई भी विभाजन है कोशिका का, कोई भी विभाजन 2 चरणों में पूरा होगा, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। अगर हम बात करें माइटोसिस की अवस्थाएं, तो यहाँ पे अवस्था कितनी होगी, इसकी 2 ही होगी। तो माइटोसिस की अवस्थाएं चरण क्या होंगे, यहाँ पे 2 होंगे। कौन कौन से होंगे, पहला चरण क्या होगा बेटा, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। पहला चरण क्या है हमारा, कैरियोकाइनेसिस। दूसरा चरण क्या है, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस की यहाँ भी 4 उप अवस्थाएं हैं, वही इंपॉर्टेंट है, उन्हीं के नाम पूछता है। कैरियोकाइनेसिस की कितनी अवस्थाएं हैं, 4 उप अवस्थाएं हैं, जिसे कहते हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, शॉर्ट में PMET। याद करने के लिए क्रम क्या हो जाएगा, PMET, और ये चारों क्रम से ही याद करनी, पहले P आएगा, फिर M आएगा, फिर E आएगा, फिर T आएगा। तो क्या है, पहले प्रोफेज है, प्रोफेज, मेटाफेज है दूसरी,
फिर है एनाफेज और फिर है टीलोफेज। ठीक है ना? तो ये सारे के सारे क्रम से याद रखते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अच्छा, कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको पहली बार नाम सुन रहे हैं और कितने बच्चे ऐसे हैं जो इसको पढ़ चुके हैं? पहली बार। और कोई जो पहली बार है? तो थोड़ा सा टफ लगेगा और बहुत टफ लग रहा है। ठीक है, पहले ये चार बना लो, फिर केरियोकाइनेसिस की कितनी अवस्थाएं हैं? 4। क्या क्या है क्रम से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। और इसके हिंदी में नाम लिखोगे तो मुझे शायद देखना पड़ेगा। मैं हिंदी में लिखूँ ऐसे, हिंदी में बहुत टफ आता है। हिंदी में नाम टफ है उससे। ठीक है बेटा, इतनी बातें हो गई। प्रोफेज के बारे में लिख ले थोड़ा सा। तो इसमें पहला हेडिंग डालो प्रोफेज। पहला हेडिंग डालो बेटा प्रोफेज। इस तरीके से रोमन में लिख लेना प्रोफेज। प्रोफेज। और जरा यहां ध्यान दो बोर्ड पे, ये चारों अवस्थाओं में सबसे बड़ी कौन सी है? प्रोफेज। चारों अवस्थाओं में सबसे बड़ी कौन सी होती है? प्रोफेज। तो इसमें सबसे यही पॉइंट नोट करो। पहला पॉइंट बेटा इसमें प्रोफेज। प्रोफेज चारों अवस्थाओं में, चारों कौन सी? मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है। अगर पूछा जाएगा कि कोशिका विभाजन की सबसे बड़ी अवस्था क्या है, तो प्रोफेज है। सेल साइकिल की सबसे बड़ी अवस्था क्या है? इंटरफेज है, क्योंकि इंटरफेज जो है सबसे बड़ी है, वो पूरे सेल साइकिल की सबसे बड़ी अवस्था है इंटरफेज। लेकिन अगर इन चारों फेज की बात करें, इनमें सबसे बड़ी कौन है? प्रोफेज है। इन चारों में सबसे बड़ी कौन सी है? सबसे बड़ी का मतलब है कि सबसे ज्यादा टाइम किसमें लग रहा है। यहाँ पे सबसे बड़ी से मतलब क्या है बेटा? सबसे ज्यादा टाइम किसमें लग रहा है। ठीक है, तो वो है एनाफेज। और सबसे कम समय किसमें लगता है? सॉरी, वो है प्रोफेज। सबसे ज्यादा समय किसमें लगता है इनमें? प्रोफेज। और सबसे कम समय किसमें लगेगा? वो है एनाफेज। ठीक है, तो सबसे कम समय वाली क्या है? एनाफेज। इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। प्रोफेज में क्या होता है बेटा? सबसे ज्यादा समय लगता है। और एनाफेज में क्या है? सबसे कम समय। ठीक है, तो प्रोफेज की बात कर रहे थे, इसमें लिखो सभी अवस्थाओं में, मतलब सभी कौन सी? चारों अवस्थाओं में, सभी अवस्थाओं में इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। इसमें सबसे ज्यादा समय लगता है। अगला पॉइंट, इसमें क्रोमेटिन जाल यानी क्रोमेटिन नेटवर्क, इसमें क्रोमेटिन जाल संघनित्र होकर, इसमें क्रोमेटिन जाल संघनित्र मतलब गाढ़ा होकर, इसमें क्रोमेटिन जाल संघनित्र होकर गुणसूत्रों का निर्माण करता है। इसमें क्रोमेटिन जाल संघनित्र होकर गुणसूत्रों का निर्माण करता है। अगला पॉइंट को, इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली, इस अवस्था में केंद्रक झिल्ली तथा न्यूक्लियोलस, केंद्रक झिल्ली तथा न्यूक्लियोलस गायब हो जाते हैं,
अगला पॉइंट, इस अवस्था में स्पिंडल फाइबर का निर्माण होना। स्पिंडल फाइबर क्या है बेटा? प्रोटीन के बने धागे, जो कि किससे बनते हैं? ट्यूबुलिन प्रोटीन से बनते हैं। इस अवस्था में स्पिंडल फाइबर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। इस अवस्था में स्पिंडल फाइबर का निर्माण होना शुरू हो जाता है। ठीक है, एक बार जो पॉइंट लिखा है उनको पढ़ो ध्यान से। जो पॉइंट लिखा है उनको पढ़ो एक बार ध्यान से। समझ में आया? कोई चीज ऐसी जो नहीं समझ में आई हो, कोई चीज इसमें ऐसी जो समझ में ना आई हो, ठीक है बेटा? अगर कोई चीज ऐसी जो समझ में ना आई, आप लोग पूछ सकते फिर अभी। ठीक, देखो एक चीज फिर भी मैं बताऊंगा कि क्रोमेटिन जाल क्या है। मुझे लग रहा होगा शायद समझ में नहीं आया। देखो, अगर ये एक केंद्रक है, ठीक है, और ये क्या है? एक सेल। सेल के अंदर क्या होगा? केंद्रक। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स कोशिका में सीधे देखने को नहीं मिलेगा। केंद्रक में सीधे क्रोमोसोम्स देखने को नहीं मिलता है। क्रोमोसोम्स कौन सी अवस्था में स्पष्ट होता है? मेटाफेज में। क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी स्पष्ट किसमें होती है? मेटाफेज अवस्था में देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें, क्या क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलेगा कोशिका में? एज इट इज नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे क्रोमोसोम्स की जगह क्या होता है? क्रोमेटिन होता है। वो क्या होता है? धागों संरचना होती है इस तरीके से। ठीक है, ये तो क्रोमोसोम्स है। ये क्या है? इसी को बोलते हैं क्रोमेटिन जाल या क्रोमेटिन नेटवर्क बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। और यही गाढ़ा होकर क्या बनाता है? गुणसूत्र बनाता है, यानी क्रोमोसोम। ठीक है, बात समझ आ गई? अगली अवस्था है मेटाफेज। अगली अवस्था है मेटाफेज। मेटाफेज के बारे में इस अवस्था में स्पिंडल फाइबर का निर्माण पूरा हो जाता है। इस अवस्था में स्पिंडल फाइबर का निर्माण पूरा हो जाता है। स्पिंडल फाइबर का निर्माण पूरा हो जाता है। तथा क्रोमोसोम अपने सेंट्रोमियर के द्वारा सेंट्रोमियर याद करो, कहां पढ़ा था? गुणसूत्र पढ़ा था ना? प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहलाता है। तथा क्रोमोसोम्स अपने सेंट्रोमियर के द्वारा स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाते हैं। तथा क्रोमोसोम्स अपने सेंट्रोमियर के द्वारा स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाता है। अपने सेंट्रोमियर के द्वारा स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाता है। ठीक है, डायग्राम नहीं बनवा रहा, डायग्राम इसके बहुत लंबे होते हैं, सिर्फ जो बेसिक पॉइंट्स है वो याद करें। अगला है एनाफेज। क्योंकि मुझे बस एक शॉर्ट में पढ़ाना है, सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ाना, इसलिए डायग्राम नहीं बन रहा सर। मतलब बहुत सारे अगर इसमें डायग्राम बन जाएंगे। अगली अवस्था है एनाफेज। बस मेटाफेज में ये याद रखना, जैसे अगर कोई क्रोमोसोम बनना है तो मध्य में आके इकट्ठे हो जाते हैं। मेटाफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स यहाँ मिलते हैं इस तरीके से। ठीक है, मेटाफेज मतलब मध्य में आके मिलेंगे, और एनाफेज मतलब पोल पे चले जाते हैं। पोल पे ये यहाँ पे है, फिर बाद में चले जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, और बीच में ये क्या होता है? स्पिंडल फाइबर होता है इस तरीके से, और ये क्रोमोसोम्स अपने अपने पोल पे चले जाते हैं। मेटाफेज में मध्य में मिलते हैं, एनाफेज में पोल पे चले जाते हैं, और टीलोफेज में क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस दोबारा से दिखने लगते हैं। ठीक है,
तो ये इतना होता है। बस मैं यहाँ पे डायग्राम बना नहीं रहा, बहुत ज़्यादा टॉपिक बड़ा हो जाएगा था। ठीक है, तो फिलहाल एनाफेज के बारे में लिखो, एनाफेज के बारे में लिखो। यह सबसे छोटी अवस्था होती है, यह सबसे छोटी अवस्था होती है। अगला पॉइंट, यह सबसे छोटी अवस्था होती है। अगला पॉइंट, इस अवस्था में सेंट्रोमियर, इस अवस्था में सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाता है। इस अवस्था में सेंट्रोमियर दो भागों में विभाजित हो जाता है। और प्रत्येक गुणसूत्र में, और प्रत्येक गुणसूत्र में सेंट्रोसोम के विभाजन के कारण, और प्रत्येक गुणसूत्र में सेंट्रोसोम के विभाजन के कारण क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। क्या लिखा, दोबारा बोलो, सेंटेंस दोबारा बोलो पहले। के विभाजन के कारण क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं, क्रोमेटिड्स अलग हो जाते हैं। देखो बेटा, क्रोमोसोम क्या होता है, क्रोमेटिड क्या होता है? नया शब्द आया ना, क्रोमेटिड निकल के। अब जरा यहाँ देखो क्रोमेटिड क्या है। अगर एक क्रोमोसोम बनाते हैं हम लोग सेंट्रोमियर से, अगर ये बना, ठीक है, ये क्या है, कंप्लीट क्रोमोसोम है, और ये क्या है, सेंट्रोमियर। ठीक है, क्या होता है, एनाफेज में डिवीजन होता है सेंट्रोमियर का, और दोनों क्रोमेटिड अलग अलग हो जाते हैं। तो बेटा, प्रत्येक क्रोमोसोम में दो भुजा होती है जो कि क्रोमेटिड कहलाती है। प्रत्येक क्रोमोसोम में दो भुजा होती है जो कि क्या कहलाती है, क्रोमेटिड कहलाती है। ठीक है ना, ये भाग इसको अलग कर दो यहाँ से। जो इधर हाफ होगा वो एक क्रोमेटिड कहलाएगा, जो उधर वाला हाफ दूसरा है वो दूसरा क्रोमेटिड कहलाएगा। ठीक है ना, तो ये वाला हाफ एक क्रोमेटिड कहलाएगा, वो वाला हाफ दूसरा क्रोमेटिड कहलाएगा। क्रोमोसोम की भुजाएं क्रोमेटिड कहलाती हैं, ऐसे आता है। क्रोमोसोम की भुजाएं क्या कहलाती हैं, क्रोमेटिड कहलाती हैं। ठीक है बेटा, तो यही क्रोमेटिड बट जाती है। कब बढ़ती है, जब सेंट्रोसोम का विभाजन होता है या सेंट्रोमियर टूटता है। ठीक है, अगली अवस्था है हमारी टीलोफेज। अगली अवस्था है टीलोफेज। टीलोफेज टीलोफेज के बारे में लोग, यह अवस्था प्रोफेज की उल्टी अवस्था मानी जाती है। यह अवस्था प्रोफेज की उल्टी अवस्था मानी जाती है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व न्यूक्लियोलस, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन व न्यूक्लियोलस दोबारा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। दोबारा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। दोबारा स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगते हैं। अगला पॉइंट, इस अवस्था में क्रोमोसोम्स से पुनः क्रोमेटिन जाल का निर्माण होता है। क्रोमोसोम से पुनः क्रोमेटिन जाल का निर्माण होता है।
अगला पॉइंट, इस अवस्था में प्रत्येक केंद्रक से दो नए केंद्रक का निर्माण पूरा हो जाता है। इस अवस्था में प्रत्येक केंद्रक से दो नए केंद्रक का निर्माण पूरा हो जाता है। अगला पॉइंट, स्पिंडल फाइबर्स नष्ट हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर्स नष्ट हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने यहां तक पढ़ लिया। जी कैरियोकाइनेसिस था। कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का विभाजन। कैरियोकाइनेसिस का मतलब क्या है? केंद्रक का विभाजन। ठीक है ना, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? कैरियोकाइनेसिस। ठीक, और कोशिका विभाजन कितने चरण में पूरा हो जाए? 2 में, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। तो हमने पहली अवस्था पढ़ी है, दूसरी हेडिंग डालो साइटोकाइनेसिस। ये बेटा माइटोसिस में रहेगा भी, जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं वो माइटोसिस में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहली अवस्था थी इसकी कैरियोकाइनेसिस, दूसरी है साइटोकाइनेसिस। तो अब पढ़ेंगे तो साइटोकाइनेसिस, और वहां पे हिंदी में लिख लेना कोशिका द्रव्य का विभाजन। साइटोकाइनेसिस के आगे क्या लिखोगे? कोशिका द्रव्य का विभाजन। इसमें एक पॉइंट लिखो केवल, संकुचन द्वारा कोशिका का विभाजन पूरा हो जाता है। संकुचन द्वारा कोशिका का विभाजन पूरा हो जाता है, और इस प्रकार एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है, और इस प्रकार एक मात्र कोशिका से दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। ठीक है बेटा, तो ये साइटोकाइनेसिस हो गया। नोट करके लिखो वहीं पे। पौधों में साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया, पौधों में साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया सेल प्लेट के माध्यम से संपन्न होती है। पौधों में साइटोकाइनेसिस की क्रिया सेल प्लेट के माध्यम से संपन्न होती है, जबकि प्राणियों में साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया के माध्यम से संपन्न होती है, जबकि प्राणियों में साइटोकाइनेसिस की प्रक्रिया फरो के द्वारा होती है। फरो मतलब संकुचन के द्वारा, फरो के द्वारा होती है। फरो के एक तरीके से क्लीवेज का निर्माण होता है, संकुचन का निर्माण होता है, वही के लिए होता है फरो कहलाता है। तो प्लांट सेल में किसके माध्यम से हो रहा है? सेल प्लेट, और एनिमल सेल में किसके माध्यम से हो रहा है? फरो के माध्यम से। ठीक है, तो ये थी हमारी माइटोसिस। और एक छोटा सा वहां पे पॉइंट और बना लो, हेडिंग करके लिखो, समसूत्री विभाजन का महत्व, यानी माइटोसिस का महत्व क्या होता है। महत्व के बारे में 2 बातें लिखनी है। तो जो इसका महत्व है उसमें पहला पॉइंट लिखो, जीवों की वृद्धि होती है, शरीर में घाव भरते हैं। अगला पॉइंट, पहला पॉइंट बोल रहे जीवों की वृद्धि होती है। अगला पॉइंट, शरीर में घाव भरते हैं। घाव जब होता है वो भरते हैं। अगला पॉइंट, घाव भरते हैं। अगला पॉइंट, शरीर में मरम्मत का कार्य होता है। ठीक है, तो
तो ये तो केवल माइटोसिस। अगला जो डिवीजन है हमारा वो है मियोसिस। अगला डिवीजन है मियोसिस। तो माइटोसिस पूरा हो गया बेटा हमारा। अगला डिवीजन है मियोसिस। चलो मियोसिस को भी देख लेते हैं। कोशिका विभाजन की जो अगला प्रकार है वो क्या है हमारा? मियोसिस। तो जो कोशिका विभाजन का अगला प्रकार है वो है मियोसिस, और इसको हिंदी में लिखते हैं अर्धसूत्री विभाजन। जरा इसको नाम से देखने की कोशिश करो। अर्ध मतलब आधा, सूत्री मतलब भागे और संरचना अर्थात क्रोमोसोम का विभाजन। तो क्रोमोसोम का विभाजन यहाँ पे आधा नहीं, मतलब उनकी संख्या आधी रह जाना। उनकी संख्या आधी रह जाना क्या करा रहा है? अर्धसूत्री विभाजन करा रहा है। ठीक है, चलो इसके बारे में कुछ बेसिक बात लिख दो। पहले कुछ बेसिक बात लिख दो, फिर इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन, ब्रैकेट में को रिडक्शनल डिवीजन, अर्धसूत्री विभाजन को न्यूनकारी विभाजन, ब्रैकेट में को रिडक्शनल डिवीजन भी कहते हैं। न्यूनकारी मतलब घटना, क्या घटना? क्रोमोसोम की संख्या घटना। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। क्योंकि मात्र कोशिका से पुत्री कोशिकाओं के बनने में ऐसे, क्योंकि मात्र कोशिका से पुत्री कोशिकाओं में ऐसे, क्योंकि मात्र कोशिका से पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। क्योंकि मात्र कोशिका से पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इसमें अगला पॉइंट होता है, इसमें विभाजन की क्रिया दो बार होती है। इसमें विभाजन की प्रक्रिया 2 बार होती है। इसमें विभाजन की प्रक्रिया 2 बार होती है, जिसके फलस्वरूप एक मात्र कोशिका से विभाजन की प्रक्रिया 2 बार होती है, जिसके फलस्वरूप एक मात्र कोशिका से 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, और जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है। और जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है। अगला हेडिंग डालो, मियोसिस की अवस्था या मियोसिस के चरण, जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है। जिनमें क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है। अगला हेडिंग डाल लेना इसमें, मियोसिस के चरण। तुम्हारे ऊपर पढ़ने का बर्डन है और मेरे ऊपर जल्दी से सिलेबस खत्म कराने का बर्डन है, वो समझना। दोनों बातें। तो मियोसिस के चरण की बात करें, चरण यहाँ पे पैरों वाले चरण तो हम होंगे नहीं इसके, जाहिर सी बात है 2 ही फेजेस होंगे यहाँ पे भी। 2 ही फेजेस में कौन कौन सी होंगी? पहले क्या होगा बेटा? कैरियोकाइनेसिस। पहले क्या होगा? फिर क्या होगा? साइटोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस में भी 2 अवस्था होगी फिर से इस तरीके से। इसमें होगी मियोसिस। बेटा इसको थोड़ा गैप देके लिखना, इसमें लंबा है बहुत ज़्यादा। इसका एक चार्ट बनेगा और लंबा बनेगा।
मियोसिस फर्स्ट, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट होगी पहली। और मियोसिस फर्स्ट में क्या है, 4 अवस्था है। कितनी है इसमें? 4 है, जिनके नाम इस तरीके से यहाँ लिख रहा हूँ। एक मिनट रुको, ये आगे जगह नहीं पाएगी मेरे पास। यहाँ लिखो कैरियोकाइनेसिस तक लिख लो पहले, ठीक है ना, कैरियोकाइनेसिस तक लिखो और उसके बाद मियोसिस फर्स्ट लिखो, ठीक है, मियोसिस फर्स्ट लिखो और मियोसिस सेकंड लिखो पहले, मियोसिस सेकंड करो, ठीक है। इसको यहीं पे स्टॉप करोगे, फिर हम लोग मियोसिस फर्स्ट को देखते हैं, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस में क्या होगा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस फर्स्ट को अलग से देखना है। इतना बन गया बेटा, पहले इतना बना और ये वाली लाइन यहाँ से मिटा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 को हम लोग अब देखते हैं डिटेल में। हम लोग बात करेंगे मियोसिस 1 की। देखो बेटा, तो हम लोगों ने क्या लिखा था, मियोसिस 1 और इधर क्या लिख दिया था, मियोसिस 2, ठीक है। मियोसिस 1 में क्या है, 4 फेजेस है यहाँ पे। प्रोफेज 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 और फिर क्या है, टेलोफेज 1, ठीक है। इसकी प्रोफेज 1 में 5 फिर अवस्थाएं हैं। यहाँ इसमें क्या है बेटा, इसकी 5 अवस्थाएं दोबारा हैं, 5 फेजेस। इसकी प्रोफेज 1 में 5 फेजेस हैं, उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपको पढ़ना है, उनके नाम पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। प्रोफेज 1 में 5 फेजेस हैं। पहला है लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैगाइटीन, डिप्लोटीन और लास्ट इसकी डायाकाइनेसिस, ठीक है। मियोसिस 2 को, मियोसिस 2 में 4 फेजेस हैं। इसको क्या करते हैं, इसको बोलते हैं प्रोफेज सेकंड, नाम सेम है इसमें, बस सेकंड सेकंड जुड़ जाएगा। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। चलो बनाओ, ये पूरा हो गया। ये फेज लिखा है PHASE लास्ट में। तो ये कैरियोकाइनेसिस होता है मियोसिस में पूरा। हाँ, ये वाला सब में फर्स्ट आएगा, मियोसिस 1, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। फिर प्रोफेज 1 की 5 अवस्थाएं हैं, लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैगाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस। इनको क्रम से याद करना है, ऐसे ही क्रम से याद करना है, ऐसे इसको प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज क्रम से याद करना है, ठीक है। तो उसको पहला शब्द ले लो, यहाँ से PMAD, तो प्रोफेज, मेटाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज लो। बाकी ये तो ऐसे ही याद करनी पड़ेगी क्योंकि मैंने भी ऐसे ही लैक्टोटीन, जाइगोटीन, पैगाइटीन, डिप्लोटीन, डायाकाइनेसिस।
मियोसिस है। एक चीज़ और लिखते ना, क्योंकि इसमें अगर बोर्ड पे अगर फोटो खींच रहे हो तो क्या है, मियोसिस पढ़ रहा है, इसका ध्यान रखना, मियोसिस पढ़ रहा है, नहीं तो फिर सोचोगे सेल साइकिल डायरेक्ट हो गया। अब मैं तो क्या ठीक है, हो गया, बन गया, कोई जल्दबाजी आराम से नहीं, मैंने लिख नहीं दिया, देखो। ये बना लो, फिर उसके बाद एक डायग्राम बनाते हैं, फिर उसको वहीं पे रोकते हैं। एक डायग्राम बना के फिर उसको रोकते हैं। फिर जब भी क्लास खुलेगी मंडे के बाद, फिर उससे आई थिंक मंडे को छुट्टी रहेगी, अम्बेडकर जयंती है। हो गया, बन गया, सबका बन गया। सभी में 4 है, मेन तो 4 है, 4A और 4 नॉट माइटोसिस में भी 4 है, और सभी में नाम भी समान है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। वहाँ भी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ऐसे माइटोसिस में भी क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। बस यहाँ पे प्रोफेज 1 में 5 फेजेस हैं, उनके नाम इंपॉर्टेंट है, ये नाम पूछते हैं एग्जाम में, ये नाम पूछ जाता है। ठीक है बेटा, हो गया। एक डायग्राम देखते हैं, उसके बाद फिनिश करते हैं। देखो, हम लोग बात कर रहे थे मियोसिस की। मियोसिस में हमने क्या कहा कि एक मदर सेल से 4 डॉटर सेल्स का निर्माण होगा। ठीक है, वो कैसे होगा, चलो उसको। अच्छा, एक चीज और है, वहां पे पहले नोट करके लिखो, ऐसे इसके नीचे नोट करके लिखो। मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल्स में ही होती है, ये इसकी खास बात है। डिप्लॉइड मतलब 2n सेल्स में ही। डिप्लॉइड क्या है, ब्रैकेट में है 2n, डिप्लॉइड सेल्स में होती है, डिप्लॉइड सेल्स, और ब्रैकेट में लिखो 2n। ये इसकी सबसे खास बात है, मियोसिस हमेशा डिप्लॉइड सेल्स में ही होती है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि मियोसिस हैप्लॉइड में होती है, डिप्लॉइड में होती है, तो क्या लगाओगे, डिप्लॉइड सेल्स। और कहाँ होगी, जर्मिनल सेल्स में होगी, जर्मिनल सेल्स में होगी। ठीक है, या गैमेट्स, जब गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है तब मियोसिस। तो मियोसिस हो गया, किसमें हो रही है, डिप्लॉइड सेल्स में हो रही है। तो अब हम एक डायग्राम देखें इसका। ये हमने बना दी मदर सेल, मतलब मात्र कोशिका बना दी। ये इसका न्यूक्लियस है बेटा, ये साइटोप्लाज्म है, और ये कैसी है, मदर सेल है हमारी, और जो कि कैसी है, डिप्लॉइड है, 2n। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा बेटा, यहां पे होगा मियोसिस फर्स्ट, और एक्चुअल में जो मियोसिस फर्स्ट होता है इसी को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस के किस डिवीजन को रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, तो मियोसिस के फर्स्ट फेज को, यानी मियोसिस फर्स्ट को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट को क्या बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं, रिडक्शनल डिवीजन। यहीं पे क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। तो यहाँ पे 2 सेल्स बनी, एक ये बनी और एक क्या बन गई बेटा, एक ये बन गई। अभी तक क्या हुई है,
अभी हमारी मियोसिस फर्स्ट पूरी हुई है और जिसमें क्या है, जो कि रिडक्शनल डिवीजन भी है, अर्थात क्या होगा कि क्रोमोसोम्स की संख्या क्या हो रही है, आधी हो रही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा n। अब क्या होगा बेटा, अब होगी मियोसिस सेकेंड, ठीक है। तो अब हो जाएगी मियोसिस सेकेंड। इसमें भी क्रोमोसोम की संख्या कितनी होगी बेटा, n, यानी हाफ होगी। इसमें भी कितनी होगी, n होगी। इसमें भी कितनी होगी, n होगी। और इसमें भी कितनी होगी, n, ठीक है। तो ये क्या हो रही है, पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक, ये है मियोसिस सेकेंड, ठीक है। इसको बना दो, बन गया बन ठीक है। अब जरा एक बार यहाँ बोर्ड पे ध्यान दो, यहाँ संख्या कितनी है 2n, बेटा यहाँ ध्यान दो सब बोर्ड पे, यहाँ संख्या कितनी है 2n है क्रोमोसोम्स की, यहाँ आधी हो गई क्योंकि मियोसिस फर्स्ट क्या है, रिडक्शनल डिवीजन, न्यूक्लियर विभाजन। तो यहाँ कितनी आ गई, n आ गई। अब जो ये सेल्स बनी है, यहाँ से भी हर एक सेल से 2 कोशिका दोबारा बनेगी, ये और एक ये, फिर इस वाली से क्या बनेगी, ये और एक ये। तो फलस्वरूप एक मदर सेल से कितनी पुत्री कोशिका बन रही है, 4, 1 2 3 4, इन्हें नहीं गिनोगे, ये इंटरमीडिएट सेल्स है। एक से कितनी बनती है, 4, 1 2 3 4, ठीक है। इससे बनो, तो ये हमारी टोटल सेल्स कहलाएंगी सारी, जितनी वहां तक बनेगी। तो क्या है, टोटल सेल्स कैसी होंगी, संख्या में कितनी है, 4 है ये, और सभी की सभी क्या है, हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड, ठीक है। 4 को और n को अलग अलग लिख लो, नहीं तो 4 को n से फिर गुणा कर दोगे, फिर बाद में जाकर अलग कर दो। टोटल सेल्स कितनी बनी, यहाँ पे 4 लिख दो, और सारी की सारी कैसी है, हैप्लॉइड है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, टाइम पे पूरा हो गया सर, 4 मिनट 4 मिनट ऊपर हो गया। मेरी क्लास में ओवर ही हो